ओके अब देखो एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। Acids, the substance which release H plus ion in water are called acid. तो जो वाटर में क्या करें, H plus ion दे दें, उनको एसिड कहा जाता है। HCl एक एसिड है, देख लीजिए। HCl में H के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 7 है। तो ऐसे में ये दोनों कहते हैं कि ठीक है, हम लोग एक की साझेदारी कर देते हैं, तो ये भी इसके पास आएगा, ये भी इसके पास आएगा। तो H और Cl कहते हैं तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, हम भी बीच में रखेंगे, और वो दोनों का माना जाएगा। बीच बीच में रखो एग्जैक्ट, जैसे तुम वहाँ बैठ जाओ, तुम भी यहीं टिफिन रखो, हम भी टिफिन रखें, और दोनों उसको देखते रहेंगे, खाएगा कोई नहीं, वो दोनों का। समझ में आ गई बात? तो देखो बीच में आ गया, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन बिटवीन दोज। इसमें दोनों, इसने भी एक रख दिया, इसने भी, और बाकी कैसे हैं बताओ? इतनी बात समझ आ गई? अब ये कहेगा ठीक है ये दोनों मेरे हुए, तो उसने कहा ठीक है तुम्हारा वाला भी मेरा हुआ, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी हो गया। इसको ये माना जाएगा कि इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है बोलो? पिछली बार बताया था कि नहीं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल है, समझ में आया? दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये क्या चीज बन गई बताओ? मॉलिक्यूल दो चीज के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी होता है। अगर इनमें ऐसे बॉन्ड बने तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। ऐसा पिछली बार बताया है आपको कि नहीं? जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो तो उन्हें क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसे कहते हैं बताओ जरा? जिसमें डिफरेंट टाइप के हो, जैसे HCl और HCl, सही है? H2O, तो H2O में भी ऐसे है, मैं बॉन्ड आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन ऐसा होता है। समझ में आ गया? तो मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो ये बॉन्ड दिव्या कोवेलेंट बॉन्ड है कि इलेक्ट्रोवेलेंट? कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर ये वाटर में जाता है तो H+ आयन कैसे रिलीज करता है? ये वाटर में जाने के बाद, वाटर में बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या इसको हिट करेंगे? H2O मॉलिक्यूल किसे हिट करते हैं बताओ? HCl को हिट करेंगे, क्योंकि उसमें अंदर तो वाटर है ना, पार्टिकल तो मूव करते रहते हैं ना लिक्विड में। तो जब ये इसको हिट करते हैं तो इसको तोड़ देते हैं, दैट इज बॉन्ड। इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन इसमें जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, यानी इलेक्ट्रॉन की पुलिंग पावर, और जबकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी? 2.1, यानी इसमें ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो ये जो है ये चीटर है, ये धीरे धीरे क्या करता है, इन दोनों का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगता है और उसको भगाने लगता है ऐसे। और ऐसी स्थिति में क्लोरीन में इन शेयर्ड पेयर, ईमानदारी क्या होती थी बताओ? अगर दोनों का था तो दोनों के ठीक बीच में रहता, उसने क्यों खींच लिया, लेकिन वो खींच लेता है। एंड इन केस इफ हाइड्रोजन वांट्स टू ब्रेक द रिलेशन, वो कहता है गेट आउट एंड फॉरगेट योर इलेक्ट्रॉन, तुमको मिलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, जाओ ऐसे ही जाओ, अब मेरा ऑक्टेट पूरा। क्या बोलेगा कि ऐसी स्थिति में जब इस पर कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए आता है, जैसे यहाँ से आके मजबूरी है, हवा में अकेले तब तो रखेगा ही, लेकिन ऐसी स्थिति में जब उसे वो भगा सकता है तो भगा भी देगा। तो वाटर में क्या होता है, ये इसको अकेले जाना पड़ता है, और अगर इसने इसका इलेक्ट्रॉन रख लिया तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सेंटर में कितने प्रोटॉन थे? ऐसी स्थिति पे क्या इस पे माइनस आ जाएगा? चूंकि इसके सेंटर पे 1 प्रोटॉन था, लेकिन अब ये गलत संगत में पड़ के अपना इलेक्ट्रॉन गंवा चुका है,
तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? तो यहाँ ऊपर सेंटेंस क्या लिखा है? द सब्सटेंस ऐसे नहीं करेगा, हवा में है तो मॉलिक्यूल बन के रहेगा, लेकिन पानी में जाते ही क्या कर देगा बताओ? रिलीज कर देगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये H+ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अब आपको लगेगा कि भाई अगर H+ और Cl- हैं तो ये फिर मिल भी सकते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आपस में मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब पानी में ये H+ ऐसे जाएंगे तो होता क्या है, ये देखो, इसको क्या कहते हैं? ये तो हमने क्या देख लिया बताइए? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है? तो इस चीज को ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स या लैटिस एनर्जी, मैं आगे बता दूंगा लैटिस एनर्जी कहते हैं, लेकिन अभी आप समझिए कि बॉन्ड टूट गया। द सब्सटेंस, क्या HCl को तुम एसिड कहोगे? हाँ, क्यों कहोगे? हाँ, जो H+ आयन रिलीज कर दे उसको तुम क्या कहोगे? एसिड कहोगे। अब जरा देखो वाटर का नेचर, वाटर में O है और H है, सही है? अच्छा, O के पास बोलो कितने हैं? 6 हैं, 6 दिखा दिए, देख लो। O को मैंने पिछली बार बताया था 8 होते हैं, तो 2 6 होते हैं, और H के पास कितने हैं? अच्छा, इसने इसका ले लिया तो फिर ऑक्सीजन भी इसका ले लेगा क्या? और उसने अपना ऑक्टेट बना लिया, सही है? क्या ये सिंगल बॉन्ड है सुप्रिया की डबल मानती हो? सिंगल, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ही दिया गया है, तो ऐसे में ये H है और ये क्या है बोलो? सही है? ये थोड़ा एंगल पर होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी हर एक एटम का अपना स्ट्रक्चर है, ये दोनों ऊपर ऊपर होते हैं, तो ये रिपेल करते हैं, ये इधर इधर आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब बताओ H और O में ज्यादा पावरफुल कौन? मैं बता रहा हूं, तुम ऐसे जानना, जिसके सेंटर में ज्यादा प्रोटॉन वही उतना पावरफुल। क्या वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अंदर से खींच पाएगा? अब बेचारा आज तो खींच ही नहीं पाता, उसके अंदर में कितने प्रोटॉन है? भाई खींचने वाला भी तो होना चाहिए। इसके सेंटर में 8 प्रोटॉन बैठे हैं, तो क्या वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं? क्लोरीन को देख लो, 17 बैठे, क्यों नहीं खींच लेगा? खींच लिया, उसको जाने दिया, ये भी खींच लेगा। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसने खींच लिया। अच्छा, इसने खींच लिया तो थोड़ा थोड़ा ही खींचा, कितना खींचा? ज्यादा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा भी खींचा ना, जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में है वो ज्यादा समय इसके पास बिताता है और कम समय इसके पास। अगर तुम्हारी मौसी का घर ज्यादा अमीर होता तो तुम महीने के 8 महीने वहां रहते हैं। मौसी क्या जा रहे हैं? मम्मी मौसी क्यों जा? AC लगा हुआ। अब जरा देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय किसके पास बिता रहा है बताओ? O के पास। इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कितना? क्योंकि पूरा समय बिताया, हाफ समय बिताया तो दोनों के पास है, वो मूव करता रहेगा। क्या करता रहेगा? लेकिन ज्यादा समय किसके पास रहेगा? ऑक्सीजन के पास। तो इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा? हल्का सा 10%। कितना आ जाएगा? 10%। इस पर भी आ जाएगा। इस पे कैसा आ जाएगा बताओ? डेल्टा निगेटिव। इसको पढ़ते कैसे हैं? डेल्टा निगेटिव का मतलब है पार्शियल। आप समझ आ गई बात? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है इन दोनों प्लस प्लस का सेंटर कहाँ हुआ? क्या ये हुआ? और माइनस का सेंटर ये। फिर से समझो, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, एक निगेटिव और 2 कैसे हैं बोलो? लेकिन प्लस प्लस का सेंटर कहाँ हुआ? ये। और माइनस, तो इस अल्टीमेटली क्या ऐसा नहीं हो गया? ये प्लस प्लस का सेंटर ये। अच्छा, अगर ये ठीक ठीक होता तो उनका सबका सेंटर एक ही जगह लाई करता। जैसे ये देखो, मान लीजिए ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं कि जैसे मैं ऐसी बात करूं कि SO3 की बात करता हूं, होंगे उसके कुछ मॉलिक्यूल या और भी कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, ये सबसे ले लेता है। तो बोलो 3 निगेटिव के सेंटर कहाँ हुए? यही हो गए, क्योंकि 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, और प्लस है तो प्लस का भी सेंटर, तो प्लस और माइनस एक ही जगह लगे ना, इसमें एक जगह नहीं है। क्या तुमने कभी मैग्नेट में देखा है एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ क्या होता है? तुम मैग्नेट को क्या कहती हो?
क्या तुम मैग्नेट को डाइपोल कहती हो? क्योंकि इसमें दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, दो पोल हैं कि नहीं? इसे क्या कहोगी? नॉर्थ पोल और साउथ। तो इसे तुम कहते हो मैग्नेटिक डाइपोल। ऐसे ही जो हमारा अर्थ है तुम उसे कहते हो ज्योग्राफिक डाइपोल, उसमें भी तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। इसको तुम क्या कहते हो? क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल। वाटर मॉलिक्यूल में भी दो पोल्स हैं, जैसे नीचे नीचे पॉजिटिव का सेंटर यहाँ, क्या वो दोनों छिटक गए क्या? प्लस का सेंटर कोइंसाइड नहीं किया। तुम्हारे मन में ये बात होती काश H ऐसा होता, सीधा सीधा लीनियर बॉन्ड होता तो इनका भी सेंटर कहाँ होता? प्लस प्लस का भी यही लाई कर देता, माइनस भी तब डाइपोल होता ही ना। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके बीच में एक एंगल है, कुछ भी हो 104 डिग्री हो, हमें क्या लेना देना, लेकिन कुछ एंगल है, सही है। तो उसकी वजह से प्लस प्लस का सेंटर यहाँ पड़ा और माइनस का है। तो तुम वाटर को कभी भी देखो तो तुम ऐसा देख सकते हो कि एक तरफ निगेटिव और एक तरफ प्लस, सही है। अब जरा समझो, ये जब अलग हुए इसको चारों तरफ से वाटर ने घेर लिया, वाटर में कौन इसके पास आ गया बताओ? O निगेटिव आ गए, O निगेटिव एक होगा ना, और O निगेटिव और H, बोले क्यों आ गए बताओ? क्योंकि तुमको ये बात मालूम है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं बताइए? अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा एक मॉलिक्यूल नहीं घेरेगा, इसको और भी घेर लेंगे। और सब O कहाँ पे होगा बताओ? O यहाँ और H कहाँ? देखो ये पॉजिटिव है तो O आएगा ना इसके पास। अच्छा, अब क्लोरीन को कैसे घेरेंगे बताओ? है? ये जैसे Cl है तो Cl के पास कौन आएगा? ये। तो अब यहाँ समझ आ गई बात की नहीं? तो ये माइनस और ये सब डेल्टा है। डेल्टा पॉजिटिव का मतलब थोड़ा थोड़ा ही पॉजिटिव निगेटिव, बात तो समझ में आ गई होगी। ऐसे और भी HH घेर लेंगे क्या? ऐसे घेर लेंगे और फिर वो इनको कभी मिलने नहीं देंगे, सही है। तो इसको कहते हैं हाइड्रेशन। वंस द H+, मान लो पति पत्नी में तलाक हो गया तो पत्नी चली गई अपने मायके, अरे तेरे पति ने ऐसे क्या, भाई लोगों ने, तू कभी मत जाना, तू यहीं रह, तुझको रोज पूरी हलवा मिलेगा। उसको रोज बोलेंगे 10 बार, और जो पति है उसको उसकी माँ पकड़ लेगी और मिलने नहीं देंगे, उसको कान भरेंगे। वही हाल इनका होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो दैट मीन्स दो बातें तुमको बताई। पहली क्या बात बताई? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीज। क्या तुम्हारे मन में ये बात आती है कि जब पानी में Na+ और Cl- घुल के अलग अलग हो जाते हैं तो मिल क्यों नहीं पाते? 6 महीने बाद तुम आओ लौट के, तो क्या वो Na और Cl मिल जाते हैं? नहीं मिलते, क्योंकि Na को भी वाटर ने घेर रखा और Na+ को भी घेर रखा है। उल्टा हो गया, एक को कभी H चला जाएगा वहाँ, और जब चारों तरफ से घिरा होगा 6 महीने बाद और साल भर बाद, मजाल है मिल जाए, नीचे बैठ जाएगा क्या? समझ में आ गया कि नहीं? तो इस चीज को क्या कहते हैं? दैट इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स फॉलोड बाय हाइड्रेशन। इट इज सराउंडेड, फिर वो नहीं मिल पाएंगे ना। चलो अब आगे की बात तुम्हें समझा दें। तो पहली बात तुमको क्या बताई? द सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन इन वाटर आर नोन एज एसिड। समझ में आ गया कैसे रिलीज करते हैं? इतनी बात अर्शिता समझ में आई? आगे की बात देखें। तो वाटर पोलर में है कि नॉन पोलर, ये बताओ अर्शिता। वाटर का कैसा नेचर है? पोलर है कि नॉन पोलर? बताओ। तो पोल है, उसमें पोल्स हैं तो पोलर कहा जाए। और अगर मान लो जिस उसमें दो पोल्स ना होते तो क्या कहा जाता? नॉन पोलर। तो इसलिए उसमें पोल्स है। चलो अब देखिए, आर कॉल्ड एसिड्स the substance which is are, तो इसके एसिड्स क्या होते हैं? आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। तो वैसे तो तुम लोग कुछ नींबू के बारे में ऐसा भी जाना नहीं, ये भी सब तो एसिड है। टार्ट्रिक एसिड, इसी तरीके से और भी एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे आप लोगों ने देखा कि सेब में पाया जाता है, ठीक है कि नहीं?
और भी कई कई तरीके के एसिड्स हैं, ठीक है। तो हम वो लोग देख लेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिक है अनऑर्गेनिक। लेकिन एसिड्स हम लोग जो खाते पीते हैं उसमें भी तो कई चीज़ें होती हैं कि नहीं। और कई बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमने पढ़ा कि हमारे दैट इज स्टमक में पाया जाता है। दीज आर सोर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर। व्हाट डज इट मीन बाय कोरोसिव? अगर तुमने नींबू को रख दिया नल के ऊपर तो उस पर जंग लग जाएगा, और कोई चीज ऐसी खट्टी चीज रख दी तो धीरे धीरे उस पर क्या लग जाएगा? दे ईट अप द मेटल, कोरोजन लगा देते, समझे? अगर मेटल, अभी तुमने कभी कोरोजन पढ़ा है? दीज आर स्लोली ईटन बाय एटमॉस्फेयर एसिडिक रिएक्शंस, ये सब पढ़ा ना, हीट, तो इस तरीके से एसिडिक, एसिड नहीं तो कोरोजन किया। अच्छा और देखो ये चीज हो गई। इसके अलावा दीज टर्म लिटमस पेपर, तो ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को क्या करेंगे? ब्लू लिटमस, अच्छा देखो लिटमस कुछ एक इंडिकेटर्स हैं, वो हमें बताते हैं एसिड और बेस के बारे में। आपको मैं बेस के बारे में भी थोड़ा बता दूं कि जो OH रिलीज करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मान लीजिए जैसे NaOH और वाटर डाल दिया तो Na+ बन जाए, और क्या बन जाए? लेकिन Na+ ना लिखना, इसे एक्वियस लिखना। और इसे क्या लिखना? एक्वियस का क्या मतलब है? हाइड्रेशन हो चुका है, चारों तरफ पानी ने घेर लिया। फिर समझो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि HCl मॉलिक्यूलर था और इसमें आपने डाल दिया वाटर, तो वाटर डालने के बाद H+ बना, लेकिन H+ नहीं लिखेंगे। एक्वियस का मतलब घेर लिए गए पानी से, और Cl- का क्या मतलब है? ये भी हाइड्रेटेड है, इट इज हाइड्रेटेड। एक्वियस, इसे क्या पढ़ते हैं? एक्वियस यानी जलीय विलयन, ओके। तो ये लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? रेड कर देंगे। लिटमस बनता किससे? सो दैट इज, जो ट्रीज होंगे तो ट्रीज में क्या होंगे? यहाँ कुछ फंगस उगाएंगे। फंगी वर्ड तो आप जानते हो ना, मशरूम टाइप, उन्हें लाइकेंस कहते हैं। इट इज लाइकेंस, ओके। और उन लाइकेंस में नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर तुम उसमें ब्लू नींबू निचोड़ दो, ये नींबू निचोड़ दोगे तो उनका कलर रेड हो जाएगा, उसी में तुम वहीं डाल देना पेड़ पर। अभी हम मनाली गए तो लेके आए तुम लोग को दिखा दें, सब लाइकेंस मिला और चीज़। अब देखो, तो दैट इज लाइकेंस क्या होते हैं? पेड़ों में उगने वाले इंडिकेटर। जहाँ बहुत अच्छा मौसम होगा यहाँ नहीं उगेंगे, देयर शुड बी प्रिस्टाइन अल्ट्रा प्योर एटमॉस्फेयर होगा, तभी लाइकेन उगते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये फंगी होते हैं एक तरीके के, तो दे आर नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या मतलब है? Which are giving different colors in acid and base, और इस तरीके से वो इंडिकेट कर दें एसिड और बेस। इसी लाइकेन पे तुम साबुन डाल दो तो साबुन डालने पे वही लाइकेन ब्लू हो जाएगा, और नींबू डाल दो तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? अब जरा देखो, तो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे हैं, ये देखो, आपको वीडियो में भी दिखा देंगे, उसमें भी लाइकेन देख लो ना। सी दीज आर, इसको पेड़ से निकाला जा सकता है। अभी इसमें भी देखना तो वीडियो में यही चीज़ है, ये पेड़ों पे लगे रहते हैं। तो जैसे पर्पल कलर का है, कैसे कलर का है? पर्पल। इसी पे ही अगर मैं क्या करूँ, तो पेड़ से लाए हो, अभी मैं नींबू डाल दूँ या जेली कैसे, अभी देखो इसका कलर लाल हो, ठीक है, वो करते हैं, सही है। तो ये क्या है? दीज आर लाइकेंस, ओके। ये एल्गी और फंगी का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बताओ आने वाले। ये देखो, तो अगर इसमें नींबू डाल दिया जाए तो इसका कलर कैसा हो जाए? रेड। इसमें साबुन डाल दिया जाए कोई बेस तो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। सही है।
वाली कार है, जैसे ऐसे भी लोग जैसे हमारे दरवाजे भी उगाए हैं, लेकिन ये चीज़ अगर वहाँ पर उगेगी हिली एरियाज में तो क्या होगा? ये लाइकेंस हैं ना। अब देखें लाइकेंस, ये देखो तो ऐसे ये सब है। Lichens. According to USDA Forest Service, lichens are a complex life form that is a symbiotic partnership of two separate organisms, a fungus and an alga. ये चीज तो है। The dominant partner is the fungus, which gives the lichen the majority of its characteristics, from its phallus shape to its Okay. fruit bodies. अब देखिए, मान लीजिए इसी पर अब मैं ऑक्जेलिक एसिड का एक सोल्यूशन बनाता हूँ, तो आपको एसिड में देखो इसका कैसा कलर हो जाएगा। कोई भी एसिड लिया जा सकता है। तो नींबू ये बताओ ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है, ये बात तुमको मालूम है? ऑक्जेलिक एसिड, लेट अस हैव सम एसिड। बहुत सारे 100 टमाटर को सुखाओगे तो इतना ऑक्जेलिक एसिड उसमें से निकल आएगा। तो लेट अस इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए इतनी बात हो गई तो ठीक है। लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब चीजें। अब ये देखो these are the different indicators. ओके तो ये हमारे पास कैसा सोल्यूशन है बोलो? ब्लू लिटमस है। ब्लू कलर का है, देखो ब्लू कलर का है। अगर मैं इसमें ब्लू लिटमस डालूं तो क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस भी डाला जाता है, लाइकेंस भी डाला जा सकता है, कुछ भी डाला जा सकता है। चलो ये सो ब्लू पेपर भी आता है। अगर मैं इसको न्यूज़पेपर में वो कर दूं तो ब्लू पेपर में हो जाएगा, ब्लू लिटमस, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसमें मैं डाल देता हूँ। धीरे धीरे ये ज़्यादा लिया है, लेकिन थोड़ा अगर ज़्यादा डाला जाए तो क्या ये रेड हो जाएगा? तो देखो ये रेड कलर का हो गया। ठीक है, इट इज़ नाउ विच कलर? तो ब्लू लिटमस को क्या कर दे रहा है? रेड कर दे रहा है। ठीक है, इसमें लाइकेन डाल के भी देख लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो होना होगा, नहीं तो थोड़ा सा उसको पीसा जाता होगा, लेकिन हम अपनी जानकारी के लिए डाल रहे हैं। एक बड़ा पीस ले लेते हैं, चेक करें। ठीक है, क्या होता है देखें। एक्चुअली इसमें क्या है कि इम्परमिएबल है, वैक्सी क्यूटिकल है, तो कुछ नहीं हो रहा है। इसका सैप बनाना पड़ेगा। ऊपर वैक्स होता है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ बना, लेकिन आपको पता चल गया ना लाइकेन। ओके, इसी तरीके से अब ये देखो, हमने क्या देखा? एक बेस भी होता है। बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? क्या ये बेस होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले लें। ये ले लिया। अब देखो
हमारे पास फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ये कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस है। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर भी दोनों में अलग अलग कलर देगा। सो लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स। तो एक में मैं ऑक्जेलिक एसिड ले लेता हूं और एक में तो ये लिया ही, इसको वाला कर देते हैं। ये तो एसिड था ही ना, इसका रेड कलर हो गया। चलो, तो दो काम आप करें। एक आपको हमने क्या बताया, दैट वाज ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस, ये ब्लू लिटमस कहाँ है? ये ब्लू लिटमस है। अब ये रेड लिटमस है। रेड लिटमस का कलर थोड़ा डाउन है, चेक करते हैं ये पुराना तो नहीं हो गया है, लेकिन अगर हो जाएगा तो बेस क्या करते हैं, ये CaOH होल ट्वाइस है। बेस क्या करते हैं बोलो, जैसे इसने ब्लू लिटमस को रेड किया था, वो क्या करेगा, रेड लिटमस को क्या कर देगा, ये थोड़ा ही रेड है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन चेकिंग कर लेते हैं। अगर नहीं होगा तो ठीक है, रेड नहीं हो रहा है तो इसको दूसरे पेपर से कर देते हैं। ये देखो, अगर ये ठीक है, अदरवाइज दूसरा बेस लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करेगा बताओ, रेड लिटमस को क्या कर देगा, इट विल कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। दिस इज रेड लिटमस, ओके। इतना फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमें अपना बेस बदलना पड़ेगा। रेड लिटमस को इसमें क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। लेट अस ट्राई सम अदर इंडिकेटर। हमारे पास, ठीक है, इतनी बात है, फिनोल्फथालीन से भी करके देख लेते हैं। तो फिनोल्फथालीन कलरलेस है। कलरलेस में ये है ऑक्जेलिक एसिड और ये क्या है, बेस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसमें एक एक ड्रॉप डाल के देखते हैं और देखते हैं ये पिंक कलर किस में दे रहा है। लेट अस सी। देखो बेस में इसका क्या कलर है, बेस का कलर देखो पिंक कलर हो गया। और एसिड में इसका क्या कलर है, कुछ नहीं हो रहा। सो दैट इज, इट गिव्स पिंक कलर इन बेस एंड नो कलर इन एसिड। बात समझ आ गई। तो देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हम लोग देख लेंगे कि उसका कैसा कलर है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो फिनोल्फथालीन, एसिड बेस इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइलिन ब्लू सबको मिला के बनाया गया है और दैट इज नोन एज पीएच इंडिकेटर। ये देखो, जितने तरीके के सब इंडिकेटर हैं उनको मिला के एक ऐसा सोल्यूशन बनाया गया है, पीएच इंडिकेटर। अब ये देखो, ये हमारे पास एसिड है, जो लिटमस पेपर काम करेगा वही ये करेगा, इसमें करेगा। ये पीएच इंडिकेटर सारे इंडिकेटर्स को मिला के एक सोल्यूशन बना लिया गया और ये अलग अलग कलर देगा। ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये पानी में हरा रंग देगा, न्यूट्रल में। एसिड में ये भी रेड ही देगा, उसने भी रेड दिया था, ये भी रेड देगा। और बेस में ब्लू। चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम 3 ग्लास लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक क्या ले लें, बेस का ले लें और एक पानी का ले लें। ये देखिए, नाउ देयर आर 3 डिफरेंट ग्लासेस। दिस इज एसिड, दिस इज वाटर, और एक में अब हम बेसिक कर देते हैं। चलिए अब देखो, so how it behaves, that is, देखो पहले हमने इसको इसमें डाला, तो इसका कैसा कलर आ गया, रेड आ गया।
अब इसको हम इसमें है, देखो इस तरीके का कलर रेड नहीं है, ये ग्रीन येलो है, लेकिन इसको पानी में डालना है। तो ये कैसा कलर आ गया? ग्रीन कलर आ गया, ठीक है। अब देखो अब देखो इसमें डालें बेस में, तो इसमें कैसा आ गया? अभी ब्लू आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वो डाल देंगे तो आ जाएगा। बेस थोड़ा ही पुराना हो गया हमारे पास, समझ ना क्या चीज़? नहीं, वो हम मिला के कर देंगे। ये धीरे धीरे ब्लू हो जाएगा, और नहीं होगा तो बेस और डाल देंगे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड चूना जो है ये बहुत पुराना हो गया, कई साल पुराना। अदरवाइज दूसरा डाल देते हैं, सही है। और ये देखो ये कैसा है? ये ग्रीन कलर है, वाटर में आइडियल ग्रीन है, और इसमें कैसा रेड है? ये भी आइडियल। अब ये देखो, ये समझ में आ गया? ये रेड है, ये तो रेड दिख रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा, ऐसे दैट इज KOH डालने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू डील। इनको हाथ में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर सीधा बो नहीं दिखेगी। बस ऐसे ही थोड़ा सा निकाल लें जो ऊपर से। बात समझ में आ गई? बाकी वीडियो में दिखा देंगे। अब देखो, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, वीडियो में दिखा देंगे। ये ब्लू कलर है, उतना नहीं हो पाया लेकिन इतना है, सही है। चलो अब आगे का बात देखें। देखो हो गया ना, जरा सा लग जाता है, कितना खतरनाक। चलिए क्या? कौन सा? उसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले से ही कलर था। आप कहोगे कलर में कलर चढ़ाना है, न्यूट्रल में नहीं चढ़ाना। समझ में आ गई बात? ये तो हाथी कलर का। ओके, लिटमस सॉल्यूशन जो भी है इसका कोई नाम नहीं है। जो मैंने बताया आपको कि ये प्लांट से जो निकलता है, बस उसको पीस के जो बना दिया गया वही लिटमस है। जो भी अभी हमने आपको दिखाया था ना, थोड़ा सा रेड है, थोड़ा सा ब्लू हो गया। अगर आप देखेंगे तो देखो ब्लू कलर है, तो रेड को ब्लू कौन करेगा? बेस है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ब्लू से ये देखो, बाकी जो जितना फ्रेश होगा। अब देखो वो तो जैसा जितना फ्रेश होगा पुराने हो जाते हैं ना केमिकल से। पेपर, बस उसी को आप क्या करो, पेपर काट लो घर में, और जो लिटमस है पेड़ों से निकाल के उसको पीस लो मिक्सी में, और पेपर डुबा डुबा के निकालते जाओ। ये चीज़ है।
अगर मैं कुछ ना करूं, लिटमस समझ में आ गया ना, अगर कुछ नहीं करो, ये तुमने इसे डीप रेड कर लो, लिटमस डाला और इसी में पेपर डुबा डुबा के और रेड लिटमस करके बेच दो। तो ये डिब्बी इसीलिए तो 3 रुपए की आती है, क्योंकि वो डुबा डुबा के बेच रहे हैं, पेपर का कौन इतना पैसा दे। समझ आ गई बात कि नहीं? तो इट इज़ वेरी चीप, 100 स्ट्रिप 3 रुपए की दे रहा। अब इसी तरीके से जो ब्लू बना लिया, अगर ब्लू में डुबा डुबा के बेच दो तो वो ब्लू लिटमस है ये। तो उसने पूछा उस पैकिंग का पैसा है, ठीक है, ये यही इतना सस्ता आ रहा है, ये 20-20 रुपए की आ रही है, क्योंकि जब ये मनाली में मिल रहा है तो लोग ट्रेन से जाके क्यों नहीं ले लेंगे, अगर ज़्यादा महंगा देगा तो सस्ता ले, सही है कि नहीं? सो इट इज चीपर, प्लांट बेस्ड है। ओके, तो आपने क्या देखा बताइए? एसिड्स इंडिकेटर तो तुमने देख लिया, दोज केमिकल सब्सटेंस विच गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स इन एसिड्स और बेस, दे आर नोन एज इंडिकेटर। जो अलग अलग कलर दें, एसिड में अलग कलर दें और बेस में अलग कलर दें, तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे इंडिकेटर्स या संसूचक। अब जरा देखो, तो हमने सभी चीजें देख ली, ये खट्टे होते हैं, मेटल के लिए कोरोसिव होते हैं, और वाटर में जाने के बाद ये क्या कर देते हैं बताओ? H+ आयन रिलीज करते हैं। दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज। जो एसिड्स होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये किस बेसिस पर है बोलो? ऑन बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। किसके बेसिस पर? जो 100% टूट जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4, HI, ये सब कैसे एसिड हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ गया? HBr भी रख सकते हैं, ठीक है, और HNO3 रख लो, HN। नाउ those acids which dissociate completely in water, 100 मॉलिक्यूल HCl के जाए पानी में तो 100 के 100 टूट जाए, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। These dissociate 100% in water। 100 मॉलिक्यूल डालोगे 100 H+ आयन देंगे। अच्छा, H+ आयन के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये जरा देखो, ये प्लस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। इस एटम का साइज कितना है बताओ? 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचा, जिसको कि आप या तो कुछ लोग इसे H+ कह रहे हैं और कुछ लोग इसे प्रोटॉन भी कह रहे हैं। दोनों का कहना सही है, H+ आयन ही तो प्रोटॉन है। अब इसका साइज कितना हो गया? 10⁻⁻15 मीटर। बात समझ आ गई? फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक बॉल न्यूक्लियस है, सोचो कि एक जो न्यूक्लियस है किस साइज का है? एक बॉल के बराबर। तो बताओ इलेक्ट्रॉन उसके कितनी दूरी पे चक्कर लगा रहा होगा? जितना कोचिंग सेंटर है उतनी दूरी पे, कि जितना जोधपुर है। सही, जोधपुर, आपने जो पहले ठीक बोला, जोधपुर। तो दैट मीन्स इट इज सो स्मॉल। मैं तुमको भेज दूं कि मेरी जोधपुर में एक बॉल गुम हो गई, जाओ मैं ढूंढ लाऊं, उतना ही मुश्किल है कि किसी न्यूक्लियस को एटम में ढूंढना। इट इज सो स्मॉल, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट। आप समझो 1,00,000 गुना बड़ा उसका ऑर्बिट है, 5 डिजिट बड़ी बात है। तो इट इज ऐसी स्थिति में अगर मैं कहूँ कि किसी के ऊपर एसिड अटैक हो गया है, तो सोचो उसके ऊपर प्रोटॉन का अटैक हो गया है। वो प्रोटॉन कहाँ कहाँ किस नर्व में अंदर अंदर नहीं जाता होगा, कहाँ कहाँ परमिएट नहीं करता होगा, क्या क्या नहीं करता होगा बॉडी में, वो मर क्यों न गया? एसिड अटैक समझे क्या चीज़ हुई? सीधा प्रोटॉन का अटैक। कितना छोटा है बताओ? है छोटा कि नहीं? एटम का अटैक अलग है, बॉडी अटैक, लेकिन इसके लिए कोई रोक टोक होगी बोलो? इससे छोटा तो कोई पोर भी नहीं होगा। तो एसिड बॉडी में कहीं भी जा सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसीलिए जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, क्या आप उसको एक ड्रॉप यहाँ डालना पसंद करोगे? वो तो बिल्कुल अंदर चला जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो इस तरीके से इट इज हार्मफुल। ये कैसा होगा बोलिए? हार्मफुल होगा अगर डाला जाए। फिर भी अगर इसे डाइल्यूट कर लिया जाए,
जैसे वीक एसिड, वीक एसिड्स आर पार्शियली डिसोसिएबल इन वाटर। तो ये कैसे होंगे? दीज आर पार्शियली डिसोसिएट, थोड़ा ही डिसोसिएट करते हैं इन वाटर। वाटर में ही डालने पे सब टूटते हैं। जैसे CH3C डबल OH, इसको क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। अगर 1 लाख मॉलिक्यूल डाले जाए तो एक टूटता है, अंतर समझ लो। वो 100 के 100, और इसका डिसोसिएबल कांस्टेंट क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो डिसोसिएट 1 in 1 लाख। समझ आ गई? अब जरा देखो, ऐसे और भी हो सकते हैं। वीक एसिड्स में बहुत सारे आ सकते हैं। अभी तुमको दिखाया ऑक्सैलिक एसिड, इनके फार्मूले बाद में बता देंगे, सब सिंपल ही हैं। अभी ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड जो दूध में होता है, और कौन सा? HF भी आप में से किसी ने बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इन सब की बात की जाए, देख लो, HI से कम HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, उससे कम HCl, और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग कैसा? दैट इज ये HF। ये 3 कैसे एसिड है? हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। हाउएवर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स, भाई अगर सोचो हाइड्रोजन फ्लोरीन में सेकंड ऑर्बिट में बॉन्डिंग है, तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पकड़ रखा है, कोई छोड़ता नहीं है। HF के पीछे बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पानी में जाने पे आसानी से टूटता नहीं है, जबकि इन सब में टूट जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग इन चारों में कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि हाइड्रो आयोडिक एसिड? तो ये चीज पूछी जाती है, तो इसको ऐसे बना। सबसे ज्यादा कौन सा है बताओ? समझ में आ गई? सो दैट इज एक्सटेंड एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखिए, तो आपको कौन कौन से पता चल गए? एसिटिक एसिड, इसका क्या नाम है? एसिटिक एसिड आपने देखा ये विनेगर है। अगर इसका 3% सोल्यूशन पानी में डाल दो तो ये चाउमीन और सिरका बनाने के काम में आता है। इसमें डालते हैं तो खट्टा भी हो जाता है। तो ये एसिटिक एसिड। अच्छा, अब आप मुझे बताइए मैन कि वीक एसिड्स कौन से होते हैं? हाँ, डिफिनीशन बताइए। ये सही बता रहा हूँ। तो तुम क्या ऐसा कहना चाहते हो जो वीक एसिड्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है? आखिर इलेक्ट्रोलाइट क्या है बताओ आप? मत अभी रुको, अर्चिता भी रुक जाना, और लोगों को बताओ इलेक्ट्रोलाइट बताओ। करेक्ट, आप भी बोलो। यस, इन्होंने बताया 2 सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अर्चिता ने पूरी बात ठीक कर दी, क्लियर कर दी। देखो बहुत बड़ी बात कही है। क्या बताया इन्होंने? दैट इज इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताइए? 2 सब्सटेंस जो पानी में टूट जाएं उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो टूट जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जैसा अभिषेक ने बताया? इनका कहने का मतलब है कि अच्छा इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन सा होगा? जो ज्यादा टूटेगी, जो कम? ज्यादा टूटेगा। अच्छा, सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताइए? दोज केमिकल सब्सटेंस which dissociate in water are called, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। सही है, जो डिसोसिएट करें। जैसे कि HCl डिसोसिएट्स कंप्लीटली है क्या? कंप्लीटली इन वाटर। अगर ये पानी में पूरी तरीके से टूट जाए
तो और अगर मैं इसके दोनों तरफ दो टर्मिनल लगा दूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ऐसी स्थिति में क्या इसके पास बहुत सारे H+ और Cl- होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। H+ वहां चले जाएंगे, Cl ये। इलेक्ट्रो और लाइट का क्या मतलब है? लाइट का भी मतलब बताओ। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और लाइट का मतलब कैरियर। जो चार्ज को कैरी करें उसे ही तो इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो इन वाटर दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। ये सब्सटेंस वाटर में कैसे एक्ट कर रहे हैं? चार्ज कैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो दे डिसोसिएट इन वाटर एंड हेंस एक्ट एज चार्ज कैरियर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आ गई? तो बोलो HCl कैसा है? गुड इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? सो इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उत्कर्ष से एक जरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताओ। लैक्टिक एसिड। ठीक है, हम अभी CH3COO से dissociates weakly in water, so it is weak electrolyte. इतनी बात समझ आ गई? Electrolytes are charge carriers and hence conduct electricity on applying potential difference. प्लस माइनस लगा दो, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। So electrolytes are charge carrier। ये क्या करेंगे? These conduct electricity, ठीक है, on अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो या कनेक्टेड टू सेल। अगर आप सेल से कनेक्ट कर दोगे वाटर को तो ये कंडक्ट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, तो अभी तक हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन अंशुक्रिया कितने तरीके के एसिड लिखे बताओ? तो उसमें से मुझे 4 स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल दो। हाँ? हाँ। और बताओ। हाँ दिव्या। HCl, HI, HBr और नाइट्रिक एसिड नहीं बताओगी? दैट इज सो HNO3, H2SO4, HCl, HI, HBr। ओके, अब देखिए, सो एसिड्स कैन बी subdivided on 2 different categories on the basis of origin। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। पहले हमने देखा था कि दैट इज उनके डिसोसिएशन के आधार पर, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन देखा था कि नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन देखा है पहले। और अब कैसा? दैट इज मिनरल एसिड। और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। जो पेड़ों से मिले उन्हें क्या कहोगे? और जो धरती से मिल जाए, दीज आर फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड दीज आर फाउंड फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज से कह देना, या हम लोग के बॉडी में भी HCl है। जो HCl तो छोड़ दो, HCl तो बाहर से, लेकिन और जो हमें बाहर से मिलता है, HCl बाहर से मिलता है। तो मिनरल एसिड जो माइनिंग से या किन्हीं और सब्सटेंस से निकले उन्हें मिनरल एसिड कहेंगे। लेकिन जो प्लांट से मिले या और दूसरी ऑर्गेनिक से, ये जैसे लैक्टोबैसिलस, हमें मालूम है लैक्टिक एसिड किससे मिलता है? लैक्टोबैसिलस से मिलता है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों से मिलता है। फॉर्मिका लाल चींटियों को कहते हैं। तो उनसे जो एसिड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब प्लांट बेस्ड है, बैक्टीरिया बेस्ड है, या किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में भी। ठीक है, तो क्या लिख दिया जाए बताइए? ऑर्गेनिक एसिड। सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, और जबकि वो क्या है? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, और साथ में
HBr HI, ये देखो ना, इसमें लिखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, that is CH3COOH, HCOOH, सही है। और ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, कैथा में, टैमरिंड में पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, नेम वन एसिड अमन विच इज वीक बट नॉट ऑर्गेनिक। नेम एन एसिड which is weak but not organic। हाँ बोलो अभिषेक, अर्चिता, हाँ बोलिए। करेक्ट, सो आंसर इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नो, अब देखो, properties of acid। So कौन सा? टार्टरिक, टार्टरिक काली में, ये तो लैक्टिक हो गया। टार्टरिक है इमली और कैथे में, टैमरिंड और कैथा। कैथा खाया स्कूलों के बाहर, इमली और कैथा इतना मोटा मोटा ग्रे कलर का बेचता रहता है ना, नहीं देखा? खट्टी खट्टी चीजें होती हैं, या जिस ठेले के पास लड़कियां ज्यादा खड़ी रहेंगी वो कैथा और इमली मिलेगा। ऐसा ठेला नहीं तुम्हारे स्कूल के बाहर लगता, गर्ल्स स्कूल के बाहर कैथा खूब दिखता। अब देखो, चलो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम, जब क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है बुक में। पहला क्वेश्चन पढ़िए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 क्या दिया गया बताओ। यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब, 1 कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन्स एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन। 3 है, देख लो। अगर हमारे पास ए, बी और सी है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है और दूसरे में एसिडिक सोल्यूशन है, और तीसरे में क्या होगा? बेसिक सोल्यूशन। और हमारे पास कैसा लिटमस पेपर है? दैट इज रेड लिटमस पेपर। तो अब बताओ कि अगर तुमने एसिडिक सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डाला, हमारे पास ये है, अगर इसी में रेड ही डाल दो तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। रेड से कहाँ चला जाएगा? अच्छा, बेसिक में रेड डाल दो और वाटर में रेड डाल दो तो क्या होगा कि नाउ पुट रेड लिटमस सोल्यूशन इन ऑल 3 1 by 1। मतलब आपको पूरा पैकेट ही दे दिया गया, हर एक में एक स्टिक डाल, या उसी को भी डाल सकते हैं। सो पुट रेड लिटमस पेपर in all 3 test tubes, 3 test tube, ठीक है, टेस्ट ट्यूब in A and B टेस्ट ट्यूब। अंकुर क्या होगा बोलो? A और B में किसमें रेड का कलर बदल जाएगा ये तुम्हें बताना। A में बदलेगा कि B में, ये बता दो, बताओ। हैं? बी में तो नहीं होगा, और A में वाटर में नहीं होगा, नहीं होगा, उसमें भी कुछ नहीं होता। तो किसमें बदलेगा? सी में। यानी रेड से ब्लू करे, जो ब्लू करे वो बेस, ब्लू कर दे वो क्या होगा? वो बेस।
राइट। अब जरा देखिए, तो टेस्ट ट्यूब इन इट्स कलर विल नॉट चेंज, ठीक है, बट इन सी इट चेंजेस इनटू ब्लू। सो लेबल, अब क्यों लेबल कर दोगे? लेबल सी एज बेस, क्योंकि उसने ब्लू किया तो बेस हुआ। इन बेस रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, ये सही है। इन बेस रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अच्छा, नाउ वी आर लेफ्ट with A and B and with blue litmus paper। और हमारे पास और क्या आ गया? ब्लू। अब तो लिटमस पेपर बदल गया है ना, अब इसको हटा दो और अब हमारे पास क्या चीज आ गई? दो सोल्यूशन आ गए, एक A आ गया और एक B आ गया, जिसमें से A वाटर है। और इन दोनों में ही अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर अंशुप्रिया ले लिया तो बताओ ए में क्या होने वाला है? हाँ, तो वही तो कन्वर्ट हो गया, इसमें बदल गया ना। तो लेट्स से वो बदल जाएगा तो उसका फायदा उठाओ, फायदा नहीं उठाओगे। ये लिख दिया ना, यार लिख दिया ना, ये ब्लू इट्स चेंज, ऐसा नहीं लिखा हमने क्या? ये तो है ब्लू हो गया ना। तो अब लिखो, so blue with blue litmus paper put in A, its color does not change। तो क्या कहोगे? does not change, it is distilled water, ये आसुत जल है, distilled water। put blue litmus in B, it turns red। अगर ब्लू लिटमस इसमें डालोगे तो रेड हो जाएगा। सो लेबल B as एसिड। एक बात समझा दे, इसमें डाला तो इसका कलर कैसा हो गया? ऐसा कलर हो गया, ठीक। चलो आगे की बात करें। Now properties of acids। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज है? तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, पहली प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म salts, salt and hydrogen। लेफ्ट वाला हो गया है, इसका हटा दें, हाँ हटा दीजिए। चलिए अब फिर से बारी आ गई। कुछ मैं आपको बेस बता दूं, बेस में दो सब्सटेंस विच रिलीज OH आयन इन वाटर, उन्हें क्या कहते हैं बताइए? बेस। सो दो, इसको अलग से लिख लीजिए, थोड़ा गैप छोड़ के, दोज सब्सटेंस विच रिलीज OH आयन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH, इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर NaOH को पानी में डाल दो तो क्या होगा? तो Na अलग हो जाएगा और इसका हाइड्रेशन भी हो जाएगा। क्या चारों इसको घेर लेंगे, O इसके पास आएगा और OH भी एक पीस हो जाएगा। OH का नाम क्या है अर्चिता?
हाइड्रोक्साइड आयन, so it is hydroxide आयन। तो ये सोडियम है, समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसने क्या किया कि देख लो, जो O है, ठीक है, O के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। इसने सोडियम के पास गया हो और H के पास भी गया। H ने कहा कि हम कहाँ से दे दें, हमारी खुद ही कमी पड़ी है, हम भी तो नॉन मैटर हैं, वो थोड़ी देगा, कहेगा हमसे साझेदारी कर लो, इसने इससे साझेदारी कर ली, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमेशा NaOH है, तो NaOH ने इसको दे दिया तो इसके पास क्या बन गया, Na+, लेकिन इसने ले लिया तो O पे क्या आ जाएगा, O पे निगेटिव। हम लोग H पे माइनस लगाते हैं, गलत है, हमें कैसा लगाना चाहिए, O पे, लेकिन अब लिखते समय ऐसे ही किया जाता है, इट इज द निगेटिव विच इज एट ऑक्सीजन, ओके। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्योंकि मेटल तो दे ही देता है, और इनके बीच में क्या होती है, साझेदारी। इसने भी साझेदारी की, इसने इसके साथ की और इससे ले लिया, इसका तो काम बन गया ना, दोनों से एक कोवेलेंट है और एक इलेक्ट्रोवेलेंट, ओके। तो इससे मिल गया, इसके तो 8 हो गए ना, एक मिलते ही इसका 8 हो गया, एक साझेदारी से हो गया, सही है कि नहीं? तो इसलिए ये हाइड्रोक्साइड आयन है। बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच रिलीज OH आयन, ओके, इन वाटर। ये कैसे होते हैं? बेस जैसे हमारे बाइल जूस है, साबुनी, छूने पे फिसलेगा, सोपी होगा, जो फिसले, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में भिंडी छूने से कैसे फिसलती है, कटहल, ये सब बेस है, दीज आर बेसिक। जो भी सब्सटेंस, जो अगर सब्जी काटने में बैगन बेसिक है, हाथ फिसल जाए जिस सब्जी में, तो समझो उसमें क्या है, बेस है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो बूढ़े लोग होते हैं कहते हैं ये बादी सब्जियां बेसिक है, इन्हें नहीं खाएंगे, वो भिंडी नहीं खाएंगे, कटहल नहीं खाएंगे, बैगन नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे उनको आर्थराइटिस हो जाता है, घुटने में जो ज्वाइंट्स है ना, उसके बीच में जो ग्रीस है या ऑयल है, उसमें दिक्कत होती है, फिर वो चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो बेसिक चीज़ों प्रीफर नहीं करते हैं, ओके। तो हमने बताया कि हमारे घर में भी जो डिश वॉशर लिक्विड है, हर एक चीज़ जिससे तुम हाथ धोते हो, वो सभी बेसिक है, ओके। तो बेस कैसा होगा बोलो? बेसेस आर, या कभी भी तुमने नहाते समय भी अगर साबुन टेस्ट किया होगा तो कड़वा होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हैं ना लोग। तो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, या डिटर्जेंट ही खा लिया हो, बच्चों को आदत होती है इधर से चूना खाया, चलो अब देखो, इसीलिए वो इतनी साफ लगती है डिटर्जेंट जो खा रहा हो, समझो कितना ऐसा लोग करते हैं। ये जो मिलिट्री अफसर है ना, वो जाएंगे और डिटर्जेंट खा लेंगे कि उनको जाके पाकिस्तान से न लड़ना पड़े, और इतनी हालत खराब हो जाती है, लूज मोशन सब कुछ, उनको कहते जल्दी जाओ तुम घर। बहुत सारे अफसर ऐसा इमीडिएटली, समझ में आ गए कि नहीं? तो उनका सिस्टम। तो अब ये देखिए, जो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच, छूने में कैसे होंगे, फिसलने वाले। तो बेसेस आर क्या लिखे बोलो, बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी इन टच। और क्या होगा, इसको अगर तुमने इसमें रेड लिटमस डाला तो ब्लू हो जाएगा। देखो एसिड में डाला तो रेड हो गया था, तो इट टर्न्स रेड लिटमस, तो वो किसमें बदल देंगे बोलो, रेड लिटमस टू ब्लू। इतनी बात समझ आ गई? एक और चीज बताओ, मान लो हमारे पास एक KOH रखा है, अभी तो वहां पे जाके देखना जहाँ रखा है वहाँ सब पूरा उसने जला डाला। अच्छा आप जरा देखो, ये बताओ इसका क्या काम होगा, एक प्रॉपर्टी बता दो। यस, दैट इज बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर। जैसे एसिड ने किया, तुमने कभी घर में ऐसा देखा कि साबुन जहाँ रखा जाता है उस मेटल की प्लेट ही में जंग लग गया हो, नल उसके आसपास में जंग लग गया हो? अगर नहीं है तो इस वजह से साबुन एक माइल्ड बेस है, कोई और बहुत स्ट्रॉन्ग रख दिया हो ना वहाँ पे तो हो जाएगा। तुम साबुन की जगह कोई हार्पिक रख दो, उस पर हार्पिक डाल के छोड़ दो 4 दिन के लिए, पता चल जाएगा सब जंग लग गया। नल पे डाल के छोड़ ही दो पापा की प्रॉपर्टी को इतना चिंता ना करो, एक्सपेरिमेंट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। नाउ बेसेस आर क्या बताइए, कोरोसिव इन नेचर। हार्पिक एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी हार्पिक डाला होता है यहाँ देखते मजा आ जाता, सब एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। बेसेस कैसे होते हैं बताओ? दीज आर
और भी हैं हमारे पास, लेकिन वो डेंजरस है, ज़्यादा उसको कुछ नहीं करना। These are in nature, थोड़ी सी पॉकेट में ले जाना। Corrosive in nature। हाँ अरविंद ये बताइए, ये तो आपने बेसेस के बारे में जान लिया, मुझे दो बेस बताइए। क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि बेस भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं? वो भी टूटते हैं क्या पानी में? टूटेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट है, जो टूट जाए वो इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो तुम, इसका मतलब है कि जो बेसेस है वो भी दो तरीके के होते होंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक कौन सा होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। हाँ दिव्या बताइए, जो 100% डिसोसिएट होता हो, कुछ एग्जांपल बताओ। करेक्ट, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, दोज बेसेस which dissociate 100% in water। जो 100% डिसोसिएट हो जाए उसे क्या कहेंगे बताइए? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। चलो अब देखो, सबसे ज्यादा क्या बताया दिव्या ने आप लोगों को? आपने नहीं बताया, उसने बताया कि आप फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हैं सब में OH लगा दो, दैट इज LiOH, NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे ज्यादा फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड, फ्रांसियम। हमने इन सब के पानी से रिएक्शन आपको दिखाई है कि नहीं? अभी तो कल परसों में फिर वीडियो आई है, दिखाते हैं कैसे फ्रांसियम कैसे ब्लास्ट करता है। तो सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जब मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग बेस बताइए तो दिव्या ने उंगली दिखा, सर सी दिस। समझ आई बात कि नहीं? और फिर देखो KOH, और ये भी बताया कि चूने का पानी, वहां से देखो दैट इज यहां से, और फिर नीचे से उंगली दिखाई और कैल्शियम पे रोक, ऊपर नहीं उठी, बोली MgOH होल्ड वाइज। तो हम लोग ये पीते ही हैं, कभी नहीं होता है MOM, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जमाल गोटा, पीते हैं कि नहीं पीते? तो ये तो हम लोग पीते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे स्ट्रॉन्ग नहीं माना जा सकता। लेकिन चूने का पानी कभी पिया है? ये घर में पुताई करने आया, एक गिलास में लेकर पीना तो काट देगा। ये है MOM, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बिल्कुल दूध से भी ज्यादा गाढ़ा। ये जमाल गोटा है, इसको पीने से हाजत हो जाती है, ठीक है, डाइसेंट्री। अब आगे देखिए, तो तुमको इतना तो पता चल गया, ये 100% डिसोसिएट होते हैं। ऐसे कोई दो बेस बताओ जो लाख में एक टूटते हैं, बोलो। ये बता दिए, देखो MgOH छोड़ता है, सभी देख के यही चीज है जो फायदा होता है दिखाने का। जैसे मैंने कहा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तुरंत उसने बताया MgOH छोड़ता है, दिखाने का कितना फायदा हुआ, तेज बच्चे समझ लेते हैं। चलो, तो these dissociate partially, ये कैसा होते हैं बोलिए? partially in water। तो क्या बताया गया बोलिए? और दूसरा क्या बताया? अभी अभी किसी ने बताया है बॉयज में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा आयन है? NH4 प्लस कौन सा आयन है बताइए? अमोनियम प्लस लग जाए तो EM अपने आप लगा देना। तो वैसे था NH3 और H प्लस इसके पास है, तो इससे क्या बन गया? अमोनियम, ठीक है। H प्लस आने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये सब कौन से हैं? तो तीन ऐसे बेस बताइए जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इतनी बात आपको पता चल गई। चलिए अब कुछ चीजें और देखें। साल्ट से आप क्या समझते हैं? करेक्ट। जैसा कि अमन ने हम लोगों को गाइड किया कि
सॉल्ट। इन्होंने कहा टाटा नमक, टाटा या अंबानी नमक जो भी इनकी साठ गांठ होगी हमें लेना देने में। इन्होंने कहा कि अगर NaOH, समझ लो NaOH और HCl इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, इन दोनों को क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि NaOH जब बेस और एसिड को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, NaCl plus H2O। सही है। Salts are chemical substance which contains metal cation and non-metal anion। देख लो, क्योंकि जो बेस है, बेस में क्या होगा, बेस ही में तो तुमको मेटल मिलेंगे, और क्या तुम सोचो एसिड में मिल जाएंगे, एसिड में सब नॉन मेटल मिल जाएगा। तो ऐसा कौन सा एसिड है बताओ जिसमें कोई मेटल हो, और ऐसा कौन सा बेस है जिसमें मेटल ना हो। अभी दिव्या ने उंगली दिखाई दी कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड, क्या तुम भूल रहे हो? तो ऐसा कौन सा बेस है जिसमें ना हो, बताओ बताओ ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चुप। लेकिन वो वीक है, अभी दिखाया था कि नहीं, अमोनियम में तो कहीं मेटल नहीं है ना। लेकिन अदरवाइज हम क्या कहेंगे बताइए, व्हेन bases reacts with acid then they form salt and water। अगर उस वाटर को उड़ा दिया जाए तो जो सॉल्ट बनेंगे, ऐसे 100 साल के यहाँ रखें, ये 100 की जो रैक है ना, ये सब साल्ट ही साल्ट है ज़्यादातर। तो वास्तव में मेटल कैटायन ले लो और नॉन मेटल क्या ले लो, एनायन। इनसे क्या बन जाएंगे, सॉल्ट। जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं KOH लेना चाहता हूँ, बेस है और बेस है एक, अब ये देखिए कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस, वाओ, ये जादू है या साइंस? कोई जादू नहीं। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन विद pH सॉल्यूशन। ये दिखाएंगे अभी आपको। ये तो पिंक कलर का सॉल्यूशन है, ये बेस है, इसमें फिनोक्सीन मिलाया गया। चलो, अगर मान लीजिए कुछ न किया जाए, अब ये हमारे पास नहीं, हम वीडियो ही दिखाएंगे। ये एसिड है और ये क्या है, अगर ये ठीक ब्लू होता और इन दोनों को मैं मिला देता तो यही ग्रीन कलर आता, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करते, एक दूसरे को क्या करते, न्यूट्रलाइज, डालते ये ग्रीन हो जाता। अब ये ब्लू है ही नहीं, आप कहोगे सर ये तो पहले से ही ग्रीन था, तो इसलिए। लेकिन मिलाने पे क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक बेस जो है हमारे पास उतना अच्छा है नहीं, बेस लाना पड़ेगा तो ही होगा। मैं देख लूँगा बाद में करके, कल परसों करा दूँगा, ठीक है कि नहीं। अदरवाइज वीडियो भी दिखाते साथ में डालते तो कौन सा एसिड एंड बेस के मिक्सिंग होते ही वो क्या बन जाता बताओ, सही है, तो न्यूट्रलाइज होगा। इससे तुम्हें पता चल गया ना सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के बारे में तुमको पता चल गया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सॉल्ट के बारे में पता चल गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि KCl एक सॉल्ट है तो क्या है, क्यों, क्योंकि इसमें मेटल कैटायन है और नॉन मेटल एनायन है। ये किस से मिलकर बना है, इसमें कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है, KOH, और कौन सा है, HCl। अगर मैं आपसे कहूँ कि Na2SO4 एक सॉल्ट है तो इसमें कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है, NaOH, तो इसमें क्या हो गया, बेस, और एसिड कौन सा हुआ, H2SO4 हो गया, H2SO4 है। इन दोनों को मिला के देखो तो 2NaOH और H2SO4, ऐसा फर्स्ट चैप्टर में बहुत रिएक्शन आपने करा है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2NaOH और प्लस क्या लिखोगे,
H2SO4, तो क्या ये 2OH और 2H2 मिल करके 2H2 नहीं बना देंगे? और क्या हो जाएगा बोलो? Na2SO4 plus 2H2। बात समझ आ गई कि नहीं? So when base reacts with acid, they form salt and water। वाटर उड़ जाए तो सॉल्ट फिर आप डिब्बी में रखो। ओके, इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखिए, डिफाइन एसिड, राइट इट्स फीचर्स। राइट 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 वीक एसिड, 3 mineral acid, and 3 organic acid। Define electrolyte। Weak electrolyte and strong electrolyte। मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दो, कोई भी वीक बता दो, वीक बेस या वीक एसिड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए स्ट्रॉन्ग। कहीं तुम्हारे मन में ये बात तो नहीं आ रही है कि NaCl और BaSO4 ये भी पानी में घुल जाते होंगे? अभी थोड़ी देर पहले देखो अमन ने बताया था, टाटा नमक बोला था उसने, इसका मतलब पानी में घुल जाता है। तो और ये BaSO4 उसमें प्रेसिपिटेट बना देता है। तो कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? और जो साल्ट पूरी तरीके से घुला, चूना नहीं घुलता, चूना 0.01% घुलता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आपने देखा था मिल्क ऑफलाइन नीचे बैठ जाता है, ऊपर वाटर ऑफलाइन लाइन वाटर रहता है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ग्रुप के हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और MOM की भी हालत देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सब नीचे बैठा हुआ है। जो सेकंड ग्रुप के हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा, वो भी तो गया गुजरा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सभी ऐसे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के सब क्या हुए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। साल्ट बनाते हैं NaCl, KCl, HCl, Na2SO4 सब कुछ तो बनाते हैं। NaNO3, HNO3 से भी बना लें। तो क्या आप मुझे इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल बताओगे? बताओ, एसिड बता दो, बेस बता दो, साल्ट बता दो। तीनों तुम्हारे पास एग्जांपल हैं, सभी तो टूटते हैं। क्या एसिड नहीं टूटता कि बेस नहीं टूटता या फिर साल्ट? अच्छा एक बात बताओ उत्कर्ष, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और वीक? सॉल्ट होने में भी क्या हुआ, पानी में तो सब टूटते हैं, एसिड भी टूटेगा। जो डिसोसिएट हो वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का इससे लेना देना नहीं है। ये आपकी बात सही है कि सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के मिलने से बनते हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद क्या ये टूट नहीं जाता होगा? Na+ और Cl- फिर गिर भी जाता होगा पानी से, जैसे हमने कहा था। तो जो वाटर में टूट जाए, salts are also electrolyte, acids are also electrolyte and base। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि write one electrolyte, one weak electrolyte which is base, weak electrolyte which is salt, and weak electrolyte which is acid, तो लिख लोगे? समझ में आई? वीक इलेक्ट्रोलाइट में जरा मुझे आप बताओ, इसमें कोई एसिड का एग्जांपल बताओ और बेस का एग्जांपल बताओ, सॉल्ट का बताइए। एसिड में ऐसा बताओ जिसका फार्मूला पता हो। बेस का बताओ। सही है, क्योंकि उसको हम लोग पीते भी हैं, एक दवा है। और सॉल्ट में बताओ। सही है आपको, क्योंकि वो बनाता है ना प्रेसिपिटेट। वो भी ना हो तो तुम CaOH होल ट्वाइस लिख दो, वो पानी में 0.01% ही घुलता है। इसकी जगह तुम ये वीक में क्या लिख सकते हो बोलो? इसका तो उदाहरण है, और तुम्हारे सामने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो नीचे बैठा हुआ है, बीच में पानी की लेयर है। तो MgOH होल ट्वाइस कैसे हैं? वीक है। और ये सब कैसे हैं बताओ? Na2SO4
BaCl2 भी खूब अच्छे से बोलता है। ये है कैसे बताइए, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे अच्छा तो मुझे चार्ज इसको कैरी कराना है ना, उसी से तो हमें साल्ट का मतलब है। और ये कैसा है बोलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इन सभी के बारे में, स्ट्रॉन्ग के बारे में भी लिखना है, एक एसिड का एग्जांपल और एक बेस का एग्जांपल और एक किसका, सॉल्ट का एग्जांपल। सही है। अच्छा अब जरा देखिए, राइट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन when salt and acid react with each other then they neutralize each other। ठीक है, salt नहीं, जब acid and base react with each other then they neutralize each other to form salt and water, this is called neutralization reaction। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखो, चलिए चौथा क्वेश्चन है कि आपको NaOH और HCl से रिएक्शन दिखानी है और यहाँ बताना है कि क्या क्या बनेगा, एंड इसमें पता लगाओ, फाइंड आउट विच इज सॉल्ट, विच इज एसिड एंड विच इज बेस, ये पता लगा लेना। मेरा कहने का मतलब है NaOH की H2SO4 से रिएक्शन दिखाओ और बताओ क्या बनेगा। इसी तरीके से NaOH की HNO3 से रिएक्शन दिखाइए। NaOH की दिव्या HNO3 से रिएक्शन कराओ। सही बताया किसने, आपने बताया ना, बोलो। NaNO3 और H2O, ये बीच बीच में ब्रैकेट लगाना है तुमको, यहाँ 2 लिख दोगे तो 2H2 Na2SO4, ये तो कराई दी है। NaNO3 का नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। अब ये जो 3 रिएक्शन कराओगे, फाइंड आउट द सॉल्ट एंड नेम इट, सॉल्ट का नाम लिख देना, सॉल्ट का पता लगाओ और उसका नाम दो, ठीक है, इतना ही काम करना है, करो। फाइंड आउट सॉल्ट एंड नेम इट। चलिए ये लो, then they found salt and water। लेकिन ऐसा हमने डेफिनेशन पूछा ही नहीं कहीं, न्यूट्रलाइजेशन की कल पूछा। अभी आपसे सिर्फ रिएक्शन लिखो बस, और बाकी इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक एग्जांपल लिख देना, स्ट्रॉन्ग है। बेस का नहीं दिया हमने, चलो बेस का कल पूछो, इतना ही करो। चलिए आयोनाइज